लो में जरा एक्सप्लेन करो। मदिया चली गई, नाराज हो गई। सर कल क्लास में मदिया नहीं थी आई थिंक सो, तो शायद। अच्छा, चलो ये तुम लोगों को मैंने कल बताया था कि इनकम ये क्लोजिंग एंट्रीज बहुत सिंपल चीज है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये एक समझ लीजिए एक सेरेमोनियल स्टेप है, एक प्रोटोकॉल वाला स्टेप है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और वो ये जैसे कायद आज़म के मज़ार के ऊपर जब नए गार्ड उसी वक्त पोजीशन लेंगे ना जब पुराने गार्ड चले जाए, बिल्कुल इसी तरह इनकम स्टेटमेंट में होता है कि इनकम स्टेटमेंट चूंकि एक स्पेसिफिक पीरियड की रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मेजर करता है, तो जब वो एक्सपेंस वो पीरियड गुजर जाता है तो उसके रेवेन्यू के सब्सिडरी लेजर को जीरो करना होता है और एक्सपेंसेस के सब्सिडरी लेजर को जीरो करना होता है, ताकि अब जब एंट्री करें हम रेवेन्यू के लेजर में तो नए ईयर की एंट्रीज आए, और एक्सपेंसेस एंटर करें तो नए ईयर के नए साल के एक्सपेंसेस आए। इसलिए उनको जीरो करना जरूरी होता है। इनको जीरो करने के लिए हम एक इनकम समरी अकाउंट रखते हैं। इनकम समरी के अंदर आपका रेवेन्यू भी चला जाता है और एक्सपेंस भी चला जाता है। रेवेन्यू कैसे जाता है? रेवेन्यू का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो रेवेन्यू तो आपकी इनकम है जो कि बिजनेस के ऑपरेशन से हासिल हो रही है, तो जीरो तो हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती है। इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक अबाउट जीरो रेवेन्यू। तो इसलिए आपका रेवेन्यू जो है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे भी देखें कि रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस कैप बैलेंस है 172,000 और 3,000 ग्रीन। तो जब आप उसको क्लोज करेंगे तो क्लोज करने का तरीका ये होगा कि उतना ही आप डेबिट भी कर दें उसके अंदर। 172,000 आपने डेबिट कर दिया, 3,000 डेबिट कर दिया। अब रिपेयर सर्विस रेवेन्यू का बैलेंस जीरो हो गया, रेंट रेवेन्यू का बैलेंस भी जीरो हो गया। लेकिन ये जो आपने दोनों रेवेन्यू को डेबिट किया है तो उसको कहीं पे क्रेडिट भी करेंगे, तभी तो बैलेंस होगा। तो उसको आपने इनकम समरी में जाके क्रेडिट कर दिया। या यूं समझ लीजिए कि रिपेयर सर्विस रेवेन्यू और रेंट सर्विस रेवेन्यू को ऐड करके 175,000 क्रेडिट बैलेंस बनता है। तो एक नया आपने अकाउंट बनाया, सब्सिडरी लेजर बनाया, इनकम समरी। इनकम समरी में आपने 175,000 डाल दिया, और चूंकि यहाँ पे क्रेडिट किया है तो वहां पे डेबिट कर देते हैं ताकि बैलेंस रहे। इस तरह क्या हुआ, रिपेयर सर्विस रेवेन्यू जीरो हो गया, रेंट रेवेन्यू जीरो हो गया। मकसद भी यही है कि हम इनको जीरो कर दें। और फिर उसके बाद जो है वो ये दोनों अकाउंट जीरो हो गए। आपने इनकम समरी में वहां पे डेबिट किया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। और यही ऊपर भी लिखा हुआ है कि रिपेयर सर्विस रेवेन्यू, रेंट रेवेन्यू डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट। ये कौन घरेलू मामला निपटा रहा है यार? मेदी साहब आपके माइक खुला हुआ है यार, आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। सॉरी सर, मुझे पता नहीं चला कि खुल गया था। कोई बात नहीं। अच्छा जनाब, तो ये होता है इस तरीके से। क्या हुआ कि आपका रिपेयर सर्विस रेवेन्यू का अकाउंट क्लोज हो गया, रेंट रेवेन्यू अर्न का अकाउंट क्लोज हो गया, और उसका बैलेंस शिफ्ट हो गया इनकम समरी में 175,000। रेवेन्यू पार्ट को आपने ट्रीट कर लिया। बिल्कुल इसी तरीके से एक्सपेंस पार्ट को ट्रीट करेंगे। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सब का डेबिट बैलेंस होता है। उस डेबिट को जब आप क्रेडिट करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, और उसको शिफ्ट कर देते हैं क्लोज करने के लिए इनकम समरी में, वो डेबिट साइड पे चला जाता है। ये देखिए अगले पेज पे इन्होंने ये करके दिखाया है। ये अब चूंकि टोटल एक्सपेंस का कोई अकाउंट नहीं होता, कोई सब्सिडरी लेजर नहीं होता, इसलिए तमाम एक्सपेंसेस को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंसेस, ये सब क्रेडिट हो रहे हैं। आप अपने इनकम में इसमें जब आप इसको सब्सिडरी लेजर में लिखते हैं तो उसे आप डेबिट करते हैं।
अब क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का भी बैलेंस जीरो हो गया, वेजेस एक्सपेंस का भी बैलेंस जीरो हो गया, तमाम एक्सपेंसेस का बैलेंस जीरो हो गया। और ये जो टोटल एक्सपेंस बनता है दैट इज 26,628, यहाँ पे आपने क्रेडिट किया है, इनकम समरी में जाके उसको आप डेबिट कर देंगे। तो ये नहीं, ये टोटल कितना बनेगा, टोटल कुछ ज्यादा बने, 26 तो एक है, इसका टोटल जो बनेगा आप उसी दैट इज 135,000, ये आपने इनकम समरी में डेबिट कर दिया। एक मिनट जरा होल्ड कीजिए। तो जब तमाम एक्सपेंसेस को आपने क्रेडिट किया तो डेबिट बैलेंस भी था, क्रेडिट बैलेंस भी था, जो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये दिखाया हुआ है, ये सब का बैलेंस जीरो हो गया। ये सारे अकाउंट समझ लीजिए कि आप अगले साल के लिए रेडी हो गए, इसमें आप एक्सपेंसेस रजिस्टर कर सकते हैं और उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट चला गया है डेबिट बैलेंस की शक्ल में इनकम समरी में, क्योंकि एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, उसको बैलेंस आउट करने के लिए आपने क्रेडिट बैलेंस वहाँ पे किया। एक जगह जब आप क्रेडिट बैलेंस करते हैं तो दूसरी जगह उसका डेबिट बैलेंस करेंगे, वो डेबिट बैलेंस आप इनकम समरी में करते हैं। अब इनकम समरी में नेट इम्पैक्ट क्या आया, 39,942 का। अब ये इनकम समरी का अकाउंट जो है 39,942 हो गया और ये इनकम समरी का बैलेंस चला जाएगा नेट इनकम क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स में, ठीक है, ये चला गया रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो अब आपने क्या किया कि इनकम समरी में 39,940 लिख करके इनकम समरी को भी क्लोज कर दिया। अब वहां पे चूंकि डेबिट किया है, अब इधर रिटेन अर्निंग्स में आपने उसको क्रेडिट कर दिया। इस तरीके से आपका रिटेन अर्निंग हो गया। तो एक डेबिट बैलेंस को आपने बैलेंस कर दिया क्रेडिट बैलेंस से। जी सिद्रा, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे क्लोजिंग एंट्रीज हैं वो टोटली एक्सपेंस रेवेन्यू और इन दी एंड हम लोग जब इनकम समरी अकाउंट को जब हम डेबिट करेंगे क्लोजिंग के लिए, तो क्लोजिंग एंट्री में हमें खाली सिर्फ एक 3 एंट्रीज का एक पूरा हमें वो रखना होगा मार्जिन, जो एक स्कोप है एक तरह से। सर किसका है? सर आपने अभी जो हम क्लोजिंग एंट्रीज कर रहे हैं, तो सर इसमें एक तरह से हमें 3 एंट्रीज हमें पास करनी होंगी। एक हमारा जो रेवेन्यू हमने क्लोज करना है, दूसरा हमारा एक्सपेंस, और सेकंड और थर्ड जो है हम जो इनकम समरी अकाउंट है उसे हम क्लोज करेंगे इन दी एंड, और वो सब चीजें हम अपनी रिटेन अर्निंग में जो है उसको वो बैलेंस कर देंगे। जी बिल्कुल सही सिद्रा। और इसके होते भी यही 4 स्टेप्स हैं कि आप जो है रेवेन्यू अकाउंट को क्लोज करते हैं इनकम समरी अकाउंट में, एक्सपेंस को क्लोज करते हैं इनकम समरी अकाउंट में, उसका जो बैलेंस होता है इनकम समरी का जो बैलेंस होता है वो बैलेंस अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसका मतलब है कंपनी प्रॉफिट में है, और अगर इनकम समरी का बैलेंस डेबिट बैलेंस है तो उसका मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है, कंपनी लॉस में है। तो अभी चूंकि कंपनी का क्रेडिट बैलेंस है इनकम समरी में, तो उसको ज़ीरो करने के लिए इनकम समरी अकाउंट को भी क्लोज करते हैं। पहले रेवेन्यू अकाउंट को क्लोज किया, फिर एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज किया, अब इनकम समरी अकाउंट भी क्लोज करेंगे। इनकम समरी अकाउंट को क्लोज करने के लिए उतना ही अमाउंट का आपने डेबिट बैलेंस लिखा और उसे रिटेन्ड अर्निंग्स में जाके क्रेडिट कर दिया। इस पूरे ऑपरेशन का लुब्बे लुबाब ये है कि पूरे साल की तमाम एक्टिविटीज़ के बाद आपको 39,942 का फायदा हुआ। ये आपका रिटेन्ड अर्निंग। अब एक काम इसमें आप और करेंगे, आप डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। डिविडेंड डिक्लेयर करने का मतलब ये होगा कि आपकी रिटेन अर्निंग्स कम हो जाएंगी। रिटेन अर्निंग्स का क्रेडिट बैलेंस है, जब 15,000 आप डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो रिटेन अर्निंग्स में 24,000 रह जाएंगे। तो आखिर में सिर्फ रह जाएगा रिटेन अर्निंग 24,000। उस 24,000 को आप बैलेंस शीट में ले जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, ज़ीरो हो गई, बैलेंस हो गई। ये काम है जो आप करते हैं क्लोजिंग में।
सिंपल सा काम करते हैं, अगर हम सारे स्टेप्स बाईपास कर दें फॉर एग्जाम्पल, तो हम ये करते हैं कि जो प्रॉफिट आया है उसको रिटेन अर्निंग्स का क्रेडिट बैलेंस बना देते हैं, अगर लॉस आया है तो रिटेन अर्निंग्स का वो डेबिट बैलेंस होता है। रिटेन अर्निंग्स चूंकि बैलेंस शीट का आइटम है तो बैलेंस शीट के सब्सिडरी लेजर क्लोज नहीं होते, सब्सिडरी लेजर क्लोज होते हैं इनकम स्टेटमेंट्स के, इसलिए बैलेंस शीट वाला ये आइटम रह जाएगा, बाकी इनकम स्टेटमेंट की सारी चीजें क्लोज होगी, इनकम समरी भी क्लोज होगी। तो रिटेन अर्निंग्स का फर्दर ट्रीटमेंट ये करेंगे कि डिविडेंड $15,000 देंगे, इम्पैक्ट रह गया 24,942 का। ये देखिए डिविडेंड दिया आपने, जाहिर है जब आपने रिटेन अर्निंग्स यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, जब आपने किया तो रिटेन अर्निंग्स डेबिट हो जाएगा, डिविडेंड्स क्रेडिट हो जाएंगे, और फिर आपके पास सिंपली ये रह जाएगा ये वाला रिटेन अर्निंग्स 25,942, और ये रिटेन अर्निंग आपके बैलेंस शीट में चले गए, खत्म हो गए। क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें, क्या ऐसी बात है, मुझे समझाओ ना जरा। ये देखो ये चला गया आपका, कहाँ लिखा हुआ है रिटेन अर्निंग्स, इसके अंदर ये लिखा हुआ है ना रेड में 25,942, यहाँ आ गया, बाकी वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वैसे ही था। तो पहले आपने क्या किया कि जो आप पूरा प्रोसेस फिर एक दफ़ा समझाता हूँ। सबसे पहले आप जर्नल में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की एंट्री, वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो वेरीफाएबल हो और जिसमें आप डेबिट क्रेडिट कर सकते हो वो करते हैं, तो ये हो गया जर्नल। अब जर्नल में कैश की बहुत सारी एंट्रीज हैं, अकाउंट रिसीवेबल की बहुत सारी एंट्रीज हैं, तो इसलिए इन सब का अमाउंट उठा करके कैश का एक सब्सिडरी लेजर बनाते हैं, अकाउंट रिसीवेबल का सब्सिडरी लेजर बनाते हैं, इवन एक्सपेंसेस के भी आप सब्सिडरी लेजर बनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बैलेंस शीट के सब्सिडरी लेजर को क्लोज नहीं किया जाता, इनकम स्टेटमेंट के सब्सिडरी लेजर को ईयर एंड पे क्लोज करते हैं। क्लोजिंग का तरीका ये है कि जो आपका रेवेन्यू आया है वो क्रेडिट बैलेंस है, उतना आप डेबिट बैलेंस डाल देंगे तो रेवेन्यू जीरो हो गया, उसको इनकम समरी में लाके क्रेडिट कर दीजिए। इसी तरीके से जो आपके एक्सपेंस हैं उसका डेबिट बैलेंस होता है, उतना ही आप क्रेडिट बैलेंस कर दें तो एक्सपेंस का अकाउंट भी क्लोज हो गया, और फिर एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस आप इनकम समरी में लिख दीजिए। उन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो रिटेन अर्निंग्स होता है। रिटेन अर्निंग्स का क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट है, रिटेन अर्निंग का डेबिट का अगर लॉस है तो वो डेबिट बैलेंस होगा। तो इस सूरत में उन्होंने क्रेडिट बैलेंस दिया है, 14,000 डिविडेंड डिक्लेयर किया है, डिविडेंड भी पे कर दिया आपने, तो अब 25,000 रह गए, रिटेन अर्निंग्स के अंदर सिर्फ 25,000 का क्रेडिट बैलेंस रह गया, और रिटेन अर्निंग चूंकि बैलेंस शीट का आइटम है इसलिए वो आइटम वहाँ चला गया, बाकी कहीं कोई रेवेन्यू नहीं गया, कोई एक्सपेंस नहीं गए, ठीक है। इनकम समरी का नेट इफेक्ट ये है, दैट इज रिटेन अर्निंग। ये है प्रोसीजर, और ये एक समझ लीजिए कि एक फॉर्मेलिटी के साथ चल रहा है। आप जैसे जो बेसब्रे इंजीनियर होते हैं वो ये कहेंगे यार डायरेक्ट 25,942 को डाल दो, आपको 39,942 का प्रॉफिट हुआ है, 14,000 आपने डिविडेंड में डिक्लेयर कर दिया, 25,942 बचे, रिटेन अर्निंग्स में लिख दीजिए 25,942। एक्चुअली यही है, रिटेन अर्निंग्स में आप 25,942 रख लेते हैं, लेकिन उसका जो प्रोसीजरल वे है वो आपको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, उससे आपको अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट समझने में आसानी है, और ये कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, समझ जाओगे। लिक्विडिटी तो सब डिस्कस कर लिया था, ये तो मैं थोड़ा सा तुम लोगों को डिस्कस कर रहा था ताकि ज़रा आसानी हो, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो। अगर तुम लोग इस तरह से ट्रायल बैलेंस बनाओ एक्सेल के ऊपर तो वो भी ठीक है, बल्कि बहुत अच्छा है, उससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो सवाल है तो आप लोग पूछ लीजिए, सारे प्रॉब्लम्स देता है जो है ना, वो वही चीज़ें देता है। देखिए आप क्या, ये सवाल देख लो, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, जो डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम ये एक इन्होंने दिया हुआ है कि बैलेंस का जो है ये सारा इनकम स्टेटमेंट है, सॉरी ट्रायल बैलेंस है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का क्या मतलब है? एडजस्टेड, सर जो एडजस्टमेंट की ट्रांजैक्शंस हैं वो इसमें एडजस्ट हुई हुई है। हाँ, कौन बोल रहा है ये? मदीहा। चलो शुक्र है यार, मदीहा को भी आ रहा है, गुड। तो एडजस्टमेंट हो चुकी है,
जो डेप्रिसिएशन की और जितना भी एलोकेट करना था, रेंट पेएबल, एक्सपेंस पेएबल, वो सब आपने कर दिया, तो ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। अब आपको पता है कि कैश से लेकर के कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग्स तक जो है, डिविडेंड्स तक, ये बैलेंस शीट के आइटम है, उसके नीचे सारे इनकम स्टेटमेंट के आइटम है। अब इनकम स्टेटमेंट को अगर आपने क्लोज करना है तो इसके अंदर इनका रेवेन्यू एक ही है, स्टूडियो रेवेन्यू एंड, तो रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, दैट इज 165,000। इसको इनकम समरी में जाके क्लोज कर देंगे, इनकम समरी में डेबिट में 165,000 लिखेंगे, सॉरी इसके अंदर रेवेन्यू के अंदर, स्टूडियो रेवेन्यू के अंदर 165,000 का डेबिट बैलेंस लिख देंगे, तो ये रेवेन्यू जीरो हो गया, और वो 165,000 क्रेडिट बैलेंस की शक्ल में आपके इनकम समरी में आ जाएगा। इसी तरीके से आप सारे एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे। अब सारे एक्सपेंसेस का टोटल पता नहीं क्या है, टोटल जो भी आएगा वो टोटल आप कर लीजिए, और इन सब एक्सपेंसेस को आप क्रेडिट कर दीजिए, क्योंकि डेबिट होता है एक्सपेंस, तो क्रेडिट कर दें, तो इनकम समरी में जो इनका टोटल है वो जाकर के डेबिट हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपका रिटेन्ड अर्निंग्स होगा। फर्ज कीजिए कि रिटेन्ड अर्निंग्स आती है 30,000 रुपीज़, तो 30,000 में से 6,000 डिविडेंड में चला गया, तो उसके बाद नेट इम्पैक्ट बचा 24,000 का रिटेन्ड अर्निंग। वो रिटेन्ड अर्निंग आप लिख देंगे। जब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें हटा देंगे, डिविडेंड से लेकर के नीचे तक की चीज़ें, और सिंपली रिटेन्ड अर्निंग्स में 30,000 ऐड कर देंगे, बैलेंस बन गया। और क्या है इसके अंदर, देखो यही क्या है, इन्होंने क्या किया कि 76,000 का नेट इनकम, रिटेन अर्निंग्स क्या है, रिटेन अर्निंग्स शुरू में इनका है 40,000 और 36,000, 76,000 हो गया। इस साल जो डिविडेंड पे किया है तो 70,000। ये देखो इन्होंने सिर्फ क्या किया है, इसके अंदर रिटेन अर्निंग का 70,000 ऐड कर दिया, बाकी वही चीज़ें उठा करके लिख दी है जो वहाँ पे ऊपर होंगी। और क्या किया, थोड़ी साइंस है क्या, तुम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो इट्स इजी। हाँ भाई, समझ में आ रहे हैं ना तुम लोगों के। और अब ये तुम लोग जरा प्रैक्टिस शुरू कर दो, मिड टर्म में जो है ना वो पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। इसका पूरा सोल्यूशन मैनुअल किसी के पास नहीं है भाई। ये जो मरियम ने सोल्यूशन मैनुअल दिया था उसमें तो सिर्फ चैप्टर वो सर होगा नो यार। सर, आई थिंक इंटरनेट पे ढूंढना पड़ेगा, शायद मिल जाए। आप तो इंटरनेट की चैंपियन है भाई। सर मैं ढूंढूंगी, अगर मुझे मिल गया तो आई शेयर इट ऑन द ग्रुप। चलो ठीक है, फिर बहरहाल उसका सोल्यूशन का मकसद ये होगा कि आप कहीं पे जब आपको समझ नहीं आ रहा तो सोल्यूशन से देख लें, तो कॉपी नहीं करें, तो फिर अच्छा है आपके लिए। अच्छा जनाब, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि चैप्टर 5 तक आपने एक सर्विसेज कंपनी ली, और सर्विसेज कंपनी के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होता, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके पैसे ले लेते हैं। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है या मर्चेंडाइजिंग कंपनीज होती हैं, वो इन्वेंट्री परचेज करते हैं टू सेल। तो जिस चीज़ को परचेज करते हैं सेल के लिए उसे इन्वेंट्री बोलते हैं। तो वो इन्वेंट्री इनका एक एडिशनल आइटम होता है, तो इस वजह से इनके जो इनकम स्टेटमेंट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और इनकम स्टेटमेंट इस तरह से उनका बनाते हैं, ये देखिए कि जो आपने सर्विसेज कंपनी थी उसमें सिंपली आपने किया था रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस किया, नेट इनकम आ गया। अब रेवेन्यू में से क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं। जो आइटम आपने बना करके या परचेज करके बेचा है उस आइटम की कॉस्ट को आप माइनस कर देते हैं, तो जब माइनस कर देते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं उसको। ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दें, उसको नेट प्रॉफिट या नेट इनकम कहते हैं। ये है फ़र्क एक मर्चेंडाइजिंग कंपनी का या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का और एक सर्विस कंपनी का इनकम स्टेटमेंट का। लेकिन उसके अंदर आप ये जहन में रखिएगा
कि बास कंपनीज जो सर्विस कंपनीज हैं उसमें रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो नहीं माइनस करते, लेकिन रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सर्विसेज माइनस कर देते हैं और फिर ग्रॉस प्रॉफिट उस तरह मेंशन कर देते हैं, वो भी ठीक है। ये देखो, ये है एक इनकम स्टेटमेंट मर्चेंडाइजिंग कंपनी का। इसमें भी वही है, रेवेन्यू की बजाय उसको सेल्स बोलते हैं और सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हैं तो नेट इनकम आ गया। जैसे उधर का इनकम स्टेटमेंट था वैसे ही ये भी इनकम स्टेटमेंट है, सिर्फ एक काम किया गया है कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो भी एक एक्सपेंस है, लेकिन चूंकि एक स्पेशल एक्सपेंस है तो इसलिए उसको ऊपर ही माइनस कर देते हैं। उसका मकसद ये होता है कि हम ये देख सकें कि जनाब हम इन्वेंट्री को बेचने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, 50% आ रहा है, 60% आ रहा है। जी सनिया। सर यही क्वेश्चन था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स तो एक्सपेंसेस ही हैं, तो व्हाई वी आर डूइंग इट सेपरेटली, तो आपने अभी बता दिया। जी, ये एक स्पेशल टाइप का एक्सपेंस है और इसलिए कि वो आपका मेन बिजनेस है जिसको आप खरीद करके बेच रहे हैं और आप चाहते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट को एक लेवल पे रखा जाए। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन उसको 50% पे रखते हैं, 60% पे रखते हैं, 30% पे रखते हैं, जैसा इन्वायरमेंट है उसके लिहाज से। तो इसलिए आपको उसको अलग से करते हैं ताकि आपको पता चले कि जो आपने गाड़ी बनाई है तो उस गाड़ी की कॉस्ट कितनी है, वरना उसको भी आप सारे कॉस्ट में सब मर्ज कर देंगे तो पता नहीं चलेगा कि गाड़ी की प्राइस, गाड़ी कितनी कॉस्ट की पड़ी। वो पूरी कॉस्टिंग होती है। सर मगर ये क्रेडिट क्यों हो रहा है? अगर आप ऊपर जाएं वापस, एक्सपेंसेस तो आपकी डेबिट साइड, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट क्यों हो रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को एक्चुअली वो आप सेल से माइनस कर रहे हैं और अच्छा, इसलिए कि ताकि आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाए। और अभी हम देखेंगे कि वो डेबिट क्रेडिट कैसे होता है। ओके। बहुत सारे टोटल्स हैं, जैसे आप देखें एक्सपेंसेस का टोटल भी इधर लिख दिया है, इसका ये मतलब नहीं कि उसे क्रेडिट कर दिया। 234,000 इन सारे एक्सपेंसेस 150 से लेकर 58,000 को ऐड करेंगे तो 234,000 आएगा। तो एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस को इस तरह ऐड करके लिखा जाता है, ये स्टैंडर्ड तरीका है। तो इसमें ये डेबिट क्रेडिट के स्टाइल में चीज़ें नहीं लिखी। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि किस तरह से होता है कि इन्वेंट्री आपका एक एसेट है, जब तक कि आपके बैलेंस शीट में रहता है वो एक एसेट होता है, लेकिन जब आप उसे सेल कर देते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाता है। वही इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाता है और इस तरह से आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्सपेंसेस माइनस कर लेते हैं, नेट इनकम कैलकुलेट करते हैं। अब इन्वेंट्री में दो तरह के सिस्टम्स हैं जो कि आप मैनेज कर रहे हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में आप क्या करते हैं कि इन्वेंट्री को एक परपेचुअलिटी में लेते हैं और ईयर एंड के ऊपर आप इन्वेंट्री का हिसाब करते हैं। ईयर एंड के एंड में इन्वेंट्री को आप टोटल कैसे करते हैं कि आपके पास जब पिछले साल का ईयर एंड आया था तो उस ईयर एंड पे कोई इन्वेंट्री लिखी होती है बैलेंस शीट के ऊपर, नहीं तो ईयर एंड के ऊपर इन्वेंट्री में दिया होता है वो उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है और वो क्लोजिंग इन्वेंट्री अगले साल की बिगनिंग इन्वेंट्री होती है। यानी अगला साल जब आपने स्टार्ट किया है तो इतनी इन्वेंट्री आपके पास मौजूद थी सेल करने के लिए, तो बिगनिंग इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल की अमाउंट होती है। फिर पूरे साल आप परचेजेस करते रहते हैं तो परचेजेस को ऐड कर दीजिए तो टोटल इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल आ गई आपके पास। उसमें से अगर आप इन्वेंट्री माइनस कर दें जो कि एंड ऑफ द पीरियड की इन्वेंट्री है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? चलो ये इसको स्टेप वाइज करते हैं, हम यहाँ पे अभी आएंगे। तो सबसे पहले आपने इन्वेंट्री परचेज की। इन्वेंट्री इज एन एसेट, व्हेन एसेट इज इंक्रीज इट इज डेबिटेड और व्हेन लायबिलिटी इज इंक्रीज इट इज क्रेडिटेड। तो आपने इन्वेंट्री खरीदी है एक और पैसे बाद में देंगे, एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, अकाउंट पेबल क्रेडिट कर दिया। अगर कैश पे खरीदते तो कैश क्रेडिट हो जाता।
तो ये आप इन्वेंट्री की आपने जर्नल में एंट्री कर दी। फिर जब आप सेल करते हैं तो सेल करने में जाहिर है आप उससे ज़्यादा प्राइस पे सेल करते हैं, तो सेल की आपने और सेल्स को या रेवेन्यू को आप क्रेडिट करते हैं। तो आपने 2000 की सेल की, आपने क्रेडिट कर दिया और अकाउंट रिसीवेबल को आपने डेबिट कर दिया। अच्छा, ये आपने कर दिया, लेकिन जो इन्वेंट्री आपने सेल की है वो जाहिर है कि सेल्स प्राइस से बिलो होगी, वही प्राइस तो नहीं होगी ना। इसलिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन की दो चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। जब आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं अपना, तो दो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। एक ये कि सेल्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। ये आपने $2000 की कोई चीज़ सेल की है तो सेल क्रेडिट होता है, क्रेडिट कर दिया, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है, ये एंट्री पास हो गई। दूसरी एंट्री पास करेंगे जो आपकी इन्वेंट्री चली गई है। इन्वेंट्री जो गई है वो इन्वेंट्री जो है चली गई है, चूंकि और इन्वेंट्री आपका एक कैपिटल आइटम है, आपका बैलेंस शीट का आइटम है, एसेट है, तो इन्वेंट्री विल बी क्रेडिटेड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी डेबिटेड। ये देखो 1200 उसकी प्राइस है, जो इसकी कॉस्ट है, जो चीज़ आपने बेची है, तो ये इसकी एंट्री हो गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1200 और इन्वेंट्री क्रेडिट 1200। ये क्लियर है? सबसे पहले आपने इन्वेंट्री परचेज की, पहला स्टेप सबसे ऊपर लिखा हुआ है। जब आप परचेज करते हैं आपका एसेट इंक्रीज हो गया, इन्वेंट्री इंक्रीज हो गया, इन्वेंट्री इज एन एसेट, आपने डेबिट कर दी और उसके अगेंस्ट में एक लायबिलिटी क्रिएट हुई अकाउंट्स पेएबल ओकावा को, वो आपने क्रेडिट कर दिया। फिर जब आपने उस प्रोडक्ट, उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स को सेल किया तो रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया, यानी सेल्स को क्रेडिट कर दिया, और अकाउंट रिसीवेबल को, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल आपका एसेट है और एसेट इंक्रीज हुआ है, इतने पैसे आप किसी से वसूल करेंगे तो डेबिट हो गया। एक ये हुआ एंगल इसका ट्रांजैक्शन। दूसरा, जो इन्वेंट्री आपके इससे गई है उसको भी आप अकाउंट फॉर करेंगे। तो इन्वेंट्री जो है दैट इज एसेट, एसेट कम हुआ है, क्रेडिट कर दिया, उसके अगेंस्ट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो जाएगा। क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप एज एक्सपेंस लें तो एक्सपेंस डेबिट होता है। फिर उसके बाद सप्लायर को आपने पे कर दिया जो 6000 में आपने किया था, तो जब पे किया तो कैश डिक्रीज हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा। फिर कस्टमर से आप अकाउंट रिसीवेबल लेंगे, जब अकाउंट रिसीवेबल लेंगे तो आपके पास कैश आएगा, आप कैश डेबिट करेंगे और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल। तो ये ट्रांजैक्शंस तो आप लोगों को समझ में नहीं आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो देन दिस इज अ प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा था कि वेंसडे को मैं आप लोगों की क्लास लूंगा 6 बजे से 7 बजे तक इंशाल्लाह, उसमें मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, किसी को एतराज तो नहीं है? एतराज है, देखो एतराज आ गया। जी जनाब, जी सनिया। नहीं सर, वो मेरा आई थिंक पहले से रिजॉल्व था, बट थोड़ा मैं टाइमिंग्स यहाँ की देखनी पड़ेगी बिकॉज ऑफिस टाइम होता है ड्यूरिंग। अगर वो रिकॉर्ड हो रहा होगा तो आई लिसन टू द रिकॉर्डिंग सेशन। ठीक है, मैं रिकॉर्ड भी करूंगा, पर्पस ये है कि आप लोग प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से करें। सर अच्छा, ये जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो है या इज देयर एनी प्रोजेक्ट नहीं, रिलेटेड टू दिस फाइनल कोर्स? फाइनल प्रोजेक्ट फाइनल आपका। प्रोजेक्ट ही, राइट, ओके। बिकॉज आपने वो स्टार्टिंग में पूरा डिस्कस किया था हमारे साथ पहली क्लास में। लेकिन वो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है या फर्दर क्लैरिफिकेशन है, वो उसकी वीडियो मांग रहे थे, वीडियो है नहीं अब मेरे पास, उस दिन ओके रिकॉर्डिंग नहीं कर सके थे, तो इसलिए मैं एक दफ़ा और वो क्लास ले रहा हूँ। ओके सर। अच्छा, फिर ये जो आपका परपेचुअल इन्वेंट्री होता है उसका एक फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो मंथ के एंड में आपने इन्वेंट्री काउंट कर लिया या ईयर के एंड में इन्वेंट्री काउंट कर लिया, तो आपकी इन्वेंट्री में श्रिंकेज होती है, इसको फिजिकल इन्वेंट्री लेना कहते हैं। जब आप फिजिकली काउंट करते हैं कि इतनी कोक की बॉटल्स हैं, इतनी पेप्सी की बॉटल्स हैं, इतने मसाले हैं, इतने आपके पल्सेस हैं, या फिजिकल इन्वेंट्री ले रहे हैं रिटेल आउटलेट। जब आप फिजिकल इन्वेंट्री लेते हैं तो आम तौर पे आपकी इन्वेंट्री मैच नहीं करती है
जो एक्चुअल इन्वेंट्री जो आपने ली है वो मैच नहीं करती है जो आपके कंप्यूटर में इन्वेंट्री है उसके साथ। उसकी वजह ये होती है कि इन्वेंट्री में श्रिंकेज होती है। इन्वेंट्री में डिफरेंट तरह की श्रिंकेजेस होती हैं कि स्पॉयल हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, थेफ्ट हो जाता है, शॉप लिफ्टिंग हो जाती है, कुछ एम्प्लॉयज़ चोरी कर सकते हैं, कुछ जो है कस्टमर्स को आदत होती है कुछ चीज़ उठाकर जेब में रख लेते हैं, तो इन्वेंट्री श्रिंकेज हो जाती है। तो जाहिर है कि इन्वेंट्री श्रिंकेज जब हो रही है तो उसको आप कहीं पे तो लेंगे, तो इसमें तरीका ये होता है कि उस लॉस को आप डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चार्ज कर दें। वैसे भी जो आप इन्वेंट्री जब आपकी जाती है, जब आपके बैलेंस शीट से इन्वेंट्री निकलती है, कस्टमर के पास चली जाती है, तो इन्वेंट्री आपका एसेट है, एसेट डिक्रीज हुआ है, इन्वेंट्री आप क्रेडिट कर देते और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर देते। तो यहाँ पे इन्वेंट्री लॉस को क्रेडिट करेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर देंगे। ये देखिए, ये 2200 रुपये का इन्वेंट्री लॉस हुआ है। टू एडजस्ट द परपेचुअल इन्वेंट्री कॉस्ट टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ द ईयर एंड फिजिकल काउंट। तो ठीक है, उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में लिख दिया है, मगर साफ नज़र आ रहा है कि इतनी इन्वेंट्री चली गई है आपकी, और उस इन्वेंट्री को आपने चार्ज कहाँ किया है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चार्ज किया। तो जाहिर है कि इस तरह की जो श्रिंकेज होती है, ब्रेकेज होती है, उसको आप कहीं ना कहीं चार्ज करेंगे। तो आमतौर पे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में उस इन्वेंट्री लॉस को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चार्ज करें। हाँ, ये देखो, ये बहुत आसान सी चीज़ है, इसको कोई कॉम्प्लिकेट मत करना। ये अकाउंटिंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। ये देखो, उन्होंने बताया कि एंड ऑफ 2000 के ऊपर जो इन्वेंट्री है, ये वही चीज़ बता रहे हैं जो मैंने बताया था और आप लोगों को समझ में नहीं आया। ठीक है, नहीं समझ में आना चाहिए था, ज़बानी बताया था, यहाँ पे लिख के बता रहे हो कि वो कह रहे हैं कि ईयर एंड पे 2011 के 10 के एंड पे इन्वेंट्री एट हैंड की कॉस्ट थी $14,000। तो 2010 की एंडिंग इन्वेंट्री अगले साल की बिगिनिंग इन्वेंट्री। फिर पूरे साल के दौरान आपने परचेज किया है मर्चेंडाइज का 130,000 का। इसका मतलब ये हुआ कि 14,000 की इन्वेंट्री आपके पास पहले से मौजूद थी, 130,000 की आपने परचेजेस की। अब पूरी इन्वेंट्री जो पूरे साल अवेलेबल रही वो 144,000 था। 144,000 में से 132,000 आपने भेज दिया, 12,000 बच गया। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सीधा सीधा 132,000 लेकर के एक ही दफा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट कर दी। नहीं समझ में आया? ये देखो, ये यहाँ पे इन्होंने किया, करके दिखाया कि बिगनिंग ऑफ द ईयर में इन्वेंट्री 14,000 है, और बिगनिंग ऑफ द ईयर की इन्वेंट्री कहाँ से लाएंगे? तो लास्ट ईयर की एंडिंग इन्वेंट्री है। ज़ाहिर है 30 जून की जो इन्वेंट्री होगी क्लोजिंग, वो 1 जुलाई की ओपनिंग इन्वेंट्री है। ये ओपनिंग इन्वेंट्री है। पूरे साल आपने इतने परचेजेस किए, 144,000 के आइटम्स आपके पास थे सेल के लिए, सारे आपने बेच दिए, लेकिन 12,000 की इन्वेंट्री नहीं बेची। इसका मतलब है बाकी 132,000 वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला गया। ये है सारा। आप एक को एक्सप्लेन करो जरा सनिया, क्या है ये? रुताबा, तुम अगर मुझे मिल गई तो आई विल किल यू, और ये रिकॉर्ड हो रहा है, और अतीबा को भी। कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तुम लोगों को पढ़ने में, पता नहीं क्या हो गया तुम लोगों को। गलती कर दी पहले सेमेस्टर में एक ग्रेड देके। दूसरी क्या? हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। सॉरी, हमारी मीटिंग चल रही थी, वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। जैसे ही ख़त्म हुई हम फ़ौरन ज्वाइन किया। चलो ठीक है, जी, सॉरी सर। कोई बात नहीं। तो ये कैलकुलेशन जो ब्लू में लिखा हुआ है, कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, किसको समझ में नहीं आया है? किसको समझ में आ गया है? भाई, आप एक शॉप चला रहे हैं, ठीक है, शॉप चला रहे हैं आप, किसी ने हैंड रेज किया?
सर मैं कह रही थी मुझे क्लियर हो गया। बताओ। गुड, अच्छी बात है। ये लो, ये तुम्हारे सामने ओपन कर दिया जी। सर इसमें एक्चुअली ये है कि इन्वेंट्री जो बिगनिंग ऑफ द ईयर वो होगी जो प्रीवियस ईयर पे एट द एंड होगी, ठीक है। जैसे 2010 में जो हमारे पास इन्वेंट्री बच गई थी बेचने के लिए, वो हमारे कमिंग ईयर में अब वो हमारी बिगनिंग इन्वेंट्री होगी। सही उसके बाद जो ये इन्होंने पूरा साल परचेजेस की हैं, जिसमें जैसे प्रोडक्ट बनाया होगा उसके लिए परचेजेस वगैरह की सारी चीज़ें, तो वो डायरेक्ट परचेज करते हैं, बनाते नहीं है। सॉरी। वो इन्वेंट्री बनाते नहीं है, मैन्युफैक्चर नहीं करते, डायरेक्ट परचेज करते हैं। जैसे रिटेल ओके। शॉप है, वो जी डायरेक्ट जी करते हैं जी। ठीक है। तो जो परचेज की होगी रीसेल के लिए, ठीक है, तो वो तकरीबन 1,30,000 की इन्वेंट्री हो गई। तो हम्म, टोटल उनके पास जो इन्वेंट्री अवेलेबल हुई जो वो कस्टमर को बेच सकते हैं वो हो गई 1,44,000 की, और उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स से सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल करके इन्होंने डिफाइन कर दिया, सही ठीक है। है। अब उसमें से ये हुआ पूरे साल की जो उनकी सेल हो गई, ठीक है, जो इन्वेंट्री टोटल इन्वेंट्री अवेलेबल थी पूरे साल के लिए, उसमें से $12,000 की इन्वेंट्री उन्होंने सेल कर दी, मतलब वो एक तरीके से सेल हो गई। तो उन्होंने उसको 12,000 बच गई, सॉरी 12,000 बच गया। 12,000 ईयर एंड में उनके पास इन्वेंट्री थी। ओके ओके जी जी 12,000 बच गई, तो इसका मतलब है उन्होंने कितना बेचा होगा, तो वो 1,32,000 आ गया। उसको 144 से 12,000 मैनेज कर दिया। ब्रिलियंट। बस सफरीना, तुम्हें यही खास बात है, अगर पढ़ने लग जाओ तो कितनी चीज छोड़ बन जाओ। हाँ जी मेहदी साहब, प्लीज गो अहेड। सर वो वापस उस पे जाइएगा टेबल पे जो मिस सफरीना जिस पे कमेंट कर रही थी। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इस तरह कैलकुलेट करते हैं। क्या आप अच्छी तरह समझ रहे हैं? ये मैं असल में पूछ रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है लेस इन्वेंटरी एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इसमें मैं रेकंसाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का इन्वेंट्री से इस तरह से क्या ताल्लुक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मतलब मैं व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जैसे इन्वेंट्री तो वो ये इन्वेंट्री की वैल्यू है क्या हमारी जो हम जो बेचेंगे। जी जी। लेस हाँ, पहली बात तो ये कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है, ये एक मर्चेंडाइजिंग कंपनी अच्छा चलिए ओके ओके है। तो ये जो चीज़ परचेज करते हैं सेल करने के लिए, उसके लिए इन्वेंट्री का वर्ड टिपिकल है। आई सी ओके। ठीक है। तो उनके पास पहले 14,000 की इन्वेंट्री थी, 130,000 की इन्वेंट्री और ख़रीद ली, 144,000 हो गया। 12,000 की इन्वेंट्री ईयर एंड में बच गई, इसका मतलब 132,000 इन्वेंट्री सेल की है। तो ये पीरियोडिक सिस्टम में आप इस तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं एक दफ़ा। अब परपेचुअल सिस्टम में आपने देखा कि हर बार जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉर्ड करते हैं, और पीरियोडिक सिस्टम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एक ही दफ़ा रिकॉर्ड करते हैं। ये देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को उन्होंने ये रिकॉर्ड कर लिया 144,000। ठीक है। सो ये इन्वेंट्री की जो वैल्यू है ये लाइक द डॉलर वैल्यू, ये इन्होंने इस तरह लाइक उन्होंने ड्राइव किया इस तरह से किया है कि ये कॉस्ट थी उसको उस मर्चेंडाइज को खरीदने की, या फिर ये उनकी अपनी वैल्यू है कि नहीं, हम इस वैल्यू में बेचेंगे। नो 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 नो, प्राइस नहीं है, ये कॉस्ट है। कॉस्ट है ना, सही। जी बिल्कुल। तो ये इन्होंने दिसंबर 31 को एक ही एंट्री कर दी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री और परचेजेस ये थी, लेकिन उसमें से 12,000 इन्वेंट्री आपकी सेल नहीं हुई, इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 12,000 क्रेडिट कर दिया है। इसका मतलब है कि एक्चुअली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जब आप बैलेंस देखेंगे दैट विल बी 132,000 जो आपके ऊपर कैलकुलेट, लेकिन आप एंट्री ऐसे करेंगे इसकी। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने फर्दर एलिब्रेट कर दिया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उनको जो अवेलेबल फॉर सेल था दैट वाज 144,000, जिसमें बिगनिंग इन्वेंट्री है और परचेजेस है। और फिर उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को में से 12,000 बच गए हैं, 12,000 इन्वेंट्री में रहेगा और 132,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चले जाएगा। इन्वेंट्री चूंकि बैलेंस शीट का आइटम है तो दिस विल स्टे, और बाकी इसीलिए आप देखें कि बाकी जो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ज़ीरो कर दिया,
क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इनकम स्टेटमेंट का आइटम, और उसमें से जो बैलेंस बच गया है वो लेकर के आप इन्वेंट्री में वापस चले गए, कितनी इन्वेंट्री बैलेंस। इन्वेंट्री चूंकि आपका एसेट है, उसका डेबिट बैलेंस होगा। अब ये यहाँ पे दोनों सिस्टम को उन्होंने कंपेयर किया है। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे तो इसको पढ़िएगा, समझिएगा कि परपेचुअल सिस्टम में किस तरह से जो किया जा रहा है, पीरियोडिक सिस्टम में किस तरह किया जा रहा है। ठीक है, तो दोनों जो है वो जो जो छोटी कंपनीज होती हैं वो पीरियोडिक सिस्टम यूज़ करती हैं आमतौर पर, बड़ी कंपनी जो परपेचुअल सिस्टम यूज़ करते हैं। मर्चेंडाइज पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जाहिर है कि आप बहुत सारे आइटम्स हैं तो उनको आप पीरियोडिकली आप उसका इन्वेंट्री लेते हैं। जी सिद्रा। यस। सर अभी आप जैसे बता रहे थे इन्वेंट्रीज हम लोग पीरियोडिक एंड परपेचुअल, तो सर जैसे अभी इसमें लास्ट में स्टेटमेंट थी, उन्होंने आपने इसमें पीरियोडिक में उन्होंने एक क्लोजिंग एंट्री बनाई हुई है जिसमें वो अकाउंट सेटल कर रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। और नेक्स्ट सर ऊपर अगर आप करेंगे सर ये यस सर ये ये एग्जिबिट 6.6 वाला जिसमें एंट्रीज बनी हुई है सर। ये ये सर, तो सर इसमें लास्ट में जो उन्होंने ईयर एंड में जो उन्होंने एंट्री बनाई है, तो पीरियोडिक में उन्होंने 2 एंट्रीज बनाई हुई है, जबकि इन्होंने परपेचुअल में खाली एक एंट्री बना के जो है उन्होंने उसको बैलेंस का उन्होंने सिर्फ उसको बैलेंस बता दिया, दैट्स इट। सर मुझे इसमें कंफ्यूजन है कि परपेचुअल के अंदर आप जिस वक्त सेल करते हैं उस वक्त इन्वेंट्री को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये देखिए इन्होंने ये कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे तो श्रिंकेज किया है, और कहाँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये जिस वक्त आप कोई मर्चेंडाइज की सेल करते हैं उस वक्त आप कॉस्ट ऑफ सोल्ड को डेबिट करते हैं और इन्वेंट्री को क्रेडिट करते हैं। और इनके यहाँ जो पीरियोडिक सिस्टम है उसमें एक ही दफ़ा ईयर एंड पे आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सारा का सारा डेबिट कर देते, और वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जिस मेथड से आप कैलकुलेट करते हैं आपने देखा है वहाँ पे, और इन्वेंट्री को क्रेडिट और परचेजेस को क्रेडिट कर देते हैं। जो बेंडिंग बैलेंस बच जाता है इन्वेंट्री का उसको डेबिट करके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को क्रेडिट कर। ये जो आपने कैलकुलेशन देखी है ना पीरियोडिक सिस्टम में, ये एक दफ़ा करते हैं पीरियोडिक सिस्टम में ना, एट द ईयर एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो बार बार नहीं इंटर करते। जो बड़े आइटम्स होते हैं ना, कोई फर्नीचर बेच रहा है, डीजल जनरेटर बेच रहा है, तो जब भी वो बेचेगा वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट करेगा, इन्वेंट्री को क्रेडिट करेगा। लेकिन जो पीरियोडिक सिस्टम है उसके अंदर एक ही दफ़ा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट किया जाता है और इन्वेंट्री को क्रेडिट किया जाता है। और तरीका थोड़ा सा चूंकि उन्होंने घुमा कर रखा हुआ है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन दिमाग में क्रिएट हो सकता है, लेकिन इट इज़ ऑब्वियस। ये देखिए कि जो उन्होंने क्या किया कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट कर दिया, इन्वेंट्री और परचेजेस दोनों को क्रेडिट कर दिया। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थोड़ी ओवर स्टेटेड है, अगर सिर्फ इसी के अंदर देखें 144,000 है, इसीलिए फिर 12,000 को बाद में वो क्रेडिट कर देते हैं ताकि एंडिंग बैलेंस इन्वेंट्री रिकॉर्ड हो जाए। इसको वो डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और कोई और आइटम बना लें कि जनाब इन्वेंट्री सोल्ड या इस तरह, तो वो करते नहीं है चूंकि चार ही चीज़ें, इस वजह से ये 2 एंट्री लिखनी पड़ती है। ये आप ज़रा सा सोचेंगे ना इसके ऊपर, तो आई होप कि ये समझ जाएंगे आप लोग। अभी हम 15 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हैं, इस दौरान आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है मैंने अच्छी तरीके से नहीं समझाया हो तो आप लोग आपस में डिस्कस करके इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देयर इज ब्रेक फॉर 15 मिनट्स।
अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। उबैर, तुम भी इन लोगों के साथ रह के खराब हो गए मिर्जा साहब। सर नजर ही नहीं आते आप आजकल, क्या बात है? सॉरी सर, होता तो यहीं पे ही हूँ, बट थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल ये होता है कि चीज़ें समझना, फिर मैं उसको क्लास के बाद स्टडी करके ज़रा ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। इनाम अजीज, क्लास में इसलिए नहीं बोल पाता हूँ क्योंकि वो इस वक्त समझने की कोशिश कर रहा होता हूँ। ठीक है बेटा, बस क्लास को अटेंड करना जरूरी है। क्लास अटेंड करोगे तो अल्लाह मियां तौफीक देगा, कुछ ना कुछ समझ भी आएगा, इंशाल्लाह कर भी लोगे। इंशाल्लाह। चलो गुड। और ये जो है अपना ये इनाम अजीज, तुम तो ए ग्रेड स्टूडेंट हो, क्या कर रहे हो आजकल? भाई नहीं, लाइन पे ही नहीं है वो, अपना ये लगा करके सो गया है, ये कनेक्ट करके सो गए। उज्जाम तो पक्का केस है, सो गया होगा। उज्जाम, आवाज नहीं आ रही। और इर्तजा, इर्तजा तो हिस्ट्री शीटर है, इर्तजा जो है वो आवाज नहीं आएगा। उज्जाम, देखो कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आराम से कनेक्ट करके सो जाते हैं, कहते हैं अटेंडेंस लग रही है, बस बात की उसको आवाजें देते रहता हूँ मैं। ओके जनाब, पिछले चैप्टर तक आपके इसमें इन्वेंट्री नहीं थी, यानी मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री नहीं थी, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री नहीं थी, यानी वो इन्वेंट्री जो आप खरीदते हैं या बनाते हैं सेल करने के लिए, उसको कहते हैं इन्वेंट्री। और जो है वो दो तरह से इन्वेंट्री को मैनेज किया जाता है। इन्वेंट्री को मैनेज करने का एक तरीका कहलाता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, और एक कहलाता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर जिस वक्त आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं उस वक्त रिकॉर्ड करें, क्योंकि ये आइटम्स बिग प्राइस टैग के होते हैं, आइडेंटिफाइबल होते हैं, इसलिए आप उनको अलग अलग हर दफ़ा जो ट्रांजैक्शन होती है उसको आप रिकॉर्ड करें। कोई कंपनी जब डीजल जनरेटर बेच रही है, टर्बाइंस बेच रही है, बॉयलर्स बेच रही है, ये हाई वैल्यू आइटम्स हैं। तो हाई वैल्यू आइटम्स के लिए आप उसको परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में लेके चलते हैं और उसको परपेचुअल इन्वेंट्री के लिहाज से ट्रीट करते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने कोई इन्वेंट्री परचेज की है, जब आप परचेज करते हैं तो आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज होती है, इन्वेंट्री इज एन एसेट। क्या करेंगे आप लोग? सर एसेट क्रेडिट होगा ऑन क्रेडिट होगा और कैश डेबिट होगा। वो कैश आ रहा है क्या? नहीं सॉरी, उल्टा, एसेट कैश इज एन एसेट, जब कैश डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, ठीक है। और इन्वेंट्री इज एन एसेट, इन्वेंट्री इंक्रीज हुआ तो इन्वेंट्री डेबिट होगा, इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट, सिंपल बात है। फिर ये होता है कि आप बहुत सारे आइटम्स जो है कैश में नहीं खरीदते, बल्कि पेमेंट बाद में करते हैं। ऐसी सूरत में आप फिर इन्वेंट्री डेबिट करेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल आपका एक एसेट है, यानी आपका क्लेम है अपने कस्टमर पे कि कस्टमर हैज टू पे दिस मच अमाउंट, ये आपका एसेट है। अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इन्वेंट्री को क्रेडिट, इन्वेंट्री गया आपका, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, सॉरी अकाउंट्स पेएबल बना, आई एम वेरी सॉरी। जब आप इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं, कैश पे परचेज किया आपने, इन्वेंट्री डेबिट करेंगे, कैश क्रेडिट करेंगे। जब आप क्रेडिट पे परचेज करते हैं तब भी इन्वेंट्री आप डेबिट करेंगे, मगर अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अकाउंट्स पेएबल एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड, तो अकाउंट पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। जब आप उसे पे करेंगे
तो अकाउंट पेएबल डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट पेएबल एक लायबिलिटी है, वो कम हो रही है, और कैश क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश एसेट है और एसेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। एसेट डिक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि भाई आपने, कंपनी ने इन्वेंट्री परचेज की है $6,000 की ऑन अकाउंट, तो इसलिए इन्वेंट्री डेबिट, अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। फिर अगले स्टेप में क्या किया उन्होंने, इनमें से कुछ मर्चेंडाइज को सेल किया। जब मर्चेंडाइज आप सेल करते हैं तो 2 एंट्री पास करते हैं, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की और एक जो कस्टमर को आपने सेल किया उसकी। वहां तक आप रेवेन्यू बोल रहे थे, यहाँ से अब आप सेल्स का वर्ड यूज कर रहे हैं उसके लिए। इट इज वन एंड द सेम थिंग। सेल्स का मतलब होता है कि कोई आपने फिजिकल गुड्स सेल किए, तो रेवेन्यू को आप क्रेडिट करते थे वहाँ पे, तो यहाँ भी आप रेवेन्यू को क्रेडिट कर रहे हैं। आपने कोई चीज़ सेल की है तो सेल्स क्रेडिट हो गया, और कम कस्टमर आपको पे करेगा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गया। जब कस्टमर आपको पे कर देगा तो कैश डेबिट हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। फिर इसकी दूसरी ट्रांजैक्शन क्या होगी, ये जो $2,000 में आपने सेल की है उसकी इन्वेंट्री में वैल्यू है $1,200, और आपकी इन्वेंट्री चली गई है कस्टमर के पास। इन्वेंट्री इज एन एसेट, इन्वेंट्री हैज डिक्रीज्ड, डिक्रीज इन इन्वेंट्री इज क्रेडिटेड, इन्वेंट्री को आपने क्रेडिट कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर दिया, जिस तरह आप एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। जब उसने आपने अपने सप्लायर को पे कर दिया है यहाँ पे, तो अकाउंट्स पेएबल आपकी एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है, लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो उसे डेबिट करते हैं। कैश आपका एक एसेट है, कैश जब डिक्रीज हो जाता है तो उसे क्रेडिट करते हैं, कैश क्रेडिट। ये आपने अपने सप्लायर के साथ पेमेंट सेटल कर लिया। फिर उसके बाद कस्टमर अब आपको पेमेंट कर रहा है। जब आप कस्टमर पेमेंट कर रहा होता है तो आप कैश डेबिट करेंगे, क्योंकि कैश आपके पास आ रहा है, कैश इज एन एसेट, कैश डेबिट करेंगे और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। अब मुझे बताओ, इस परपेचुअल सिस्टम के अंदर क्या ऐसी साइंस है जो तुम लोगों को समझ नहीं आ रही? समझाओ मुझे। भाई अपना सिद्रा, ये क्या हम कोई मुश्किल तरीके से समझा रहे हैं क्या? नहीं सर, ये इजी है सर। आई थिंक जब तक खुद नहीं करेंगे तो, मतलब हम लोग को जो खुद करेंगे तो हमें ज्यादा इजीली समझ आएगा। ये है, आप सही फरमा रही हैं, खुद करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अभी अगर कुछ अल्फाज कान में पढ़ रहे हैं आपके, आप उसे कैप्चर कर रहे हैं, दैट इज एनफ। वैसे आप एक एक्सेल शीट ओपन कर लीजिए तो जरा शायद आसानी। जी सर। कायनात, कैसी हो तुम? अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक हूँ। क्या हाल है कायनात? ठीक ठाक सर, आप बताएं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो मिड टर्म होगा ना रमजान के बाद, जी सर। तो मेरा दिल नहीं तोड़ देना तुम। सर इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं सर। 22 में पड़ रहा है ना, ईद के बाद वाला वीकेंड। या तो बहुत टाइम है रमजान में। कौन सा तुम लोग नौजवान लड़के लड़कियां रोजे रखते हो? तो आराम से पढ़ाई करना, और रोजे भी रखते हो तब भी पढ़ाई करना, मसला नहीं है। तो वो फिर आराम से पढ़ करके और समझ करके और फिर एग्जाम दो, ताकि डिफरेंस क्रिएट हो, पता चले। स्कूल की तरह नहीं करिएगा हमारा हाल के ईद का वीकेंड हुआ, उसके दूसरे तीसरे दिन ही एग्जाम हो गया। हमने ऐसे बहुत से सर वीकेंड ईद से पहले ही ले लें। से पहले वो असल में एनईडी अलाउ नहीं करता कि आप क्लास में। मैं ये नहीं कह रहा सर ईद से पहले लेने का, मतलब मैं कह रहा हूँ कि स्कूल का ट्रीटमेंट जो होता है ना, अगर आप लोगों का कंसेंसस होगा तो ईद से एक वीक पहले एग्जाम ले लेंगे। बट इन सब चीजों पूछें सबसे।
कंसेंसस चाहिए, ग्रुप में डिस्कस कर लें, किसी को इतराज नहीं है तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, परफेक्टली ओके, नो प्रॉब्लम, कर दूंगा इंशाल्लाह। कहाँ रह गई है? ये सिद्रा कहाँ चली गई? ओके जनाब। सर स्टार्ट करें? कर दिया? जी सर। ऊपर लिखिए परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। लिख दिया आपने? परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में इन्वेंटरी को परपेचुअलिटी में लिया जाता है, और जब भी इन्वेंटरी आती है, आपके आपके वेयर हाउस में इन्वेंटरी लेकर आते हैं, आप उसे डेबिट करते हैं, और जब इन्वेंटरी आपके वेयर हाउस से चली जाती है कस्टमर के पास, आप उसे क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए फर्ज कीजिए कि आपने कोई इन्वेंटरी परचेज की, अकाउंट रिसीव पेएबल पे, यानी आप उनको पे करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। तो इन्वेंटरी क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है, क्या है? एसेट। एसेट है। अब वो एसेट अभी आपका इंक्रीज हुआ है परचेज करने की वजह से, या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ है सर। इंक्रीज हुआ है। जब एसेट इंक्रीज होता है उसको आप क्या करती हैं? डेबिट। डेबिट करते हैं। तो एसेट एसेट को आप डेबिट कर दीजिए, इन्वेंटरी डेबिट कर दीजिए। सफरीना, नहीं सफरीना नहीं, सिद्रा, सेल्स कहाँ से लिख रही हो तुम? इन्वेंटरी डेबिट करो, इन्वेंटरी डेबिट कर देंगे। ये इसका मतलब ये हुआ कि एक एसेट है जो हमारे पास वेयर हाउस में आ गया है, जब एसेट इंक्रीज होता है उसे डेबिट कर देते हैं। अब उसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या होगी? अगर आपने कैश पे परचेज किया तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन आमतौर पे चूंकि आप क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो आपकी एक लायबिलिटी जनरेट होती है, अकाउंट्स पेएबल, यानी अकाउंट पेएबल इंक्रीज हो गया है। तो जब कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे आप क्रेडिट करते हैं, अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट कर देंगे। ये आपने इन्वेंट्री परचेज की किसी से। उसके बाद आपने क्या किया कि उस इन्वेंट्री का कोई पार्ट आपने सेल किया। जब आपने सेल किया है तो यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन हुई है, एक सेल की ट्रांजैक्शन हुई है और एक ये इन्वेंट्री आपके अकाउंट में, आपके प्रेमिसेस से चला गया कस्टमर के पास। तो जो आप सेल करते हैं, जैसे रेवेन्यू को ट्रीट करते हैं, रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, तो यहाँ पे उसको सेल्स बोलते हैं, तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। तो सेल्स आप क्रेडिट कर दीजिए। मिसाल के तौर पर आपने $2000 की सेल्स की है तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, और उसके अगेंस्ट आपका एक एसेट डेबिट हो जाएगा। वो एसेट क्या है? अकाउंट्स रिसीवेबल। ये एक आपका एसेट है जो इंक्रीज हुआ है इस सेल्स की वजह से। और कस्टमर, या अगर आप कैश में करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल की जगह आप कैश लिख देंगे, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। फिर जब आपको कस्टमर पे करता है, कस्टमर पे करता है इसका मतलब आपके पास कैश आया है, कैश इज एन एसेट, कैश को डेबिट कर देंगे, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। सफरीना तुम उठ जाओ भाई, सो रही हो तो? नहीं सर, मैं उठी हुई हूँ, आपको सुन रही हूँ। नहीं नहीं सफरीना नहीं, मैं सिद्रा बोलना चाह रहा हूँ। तो कैश को आपने डेबिट कर दिया और अकाउंट रिसीवेबल को आपने क्रेडिट कर दिया, और जाहिर है वो 400 होगा, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करें, तो 400 होगा।
तो उसके अलावा एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे ये हुई है, और दूसरे है कि आपके प्रेमिसेस से इन्वेंट्री गया है, इन्वेंट्री आपका एसेट है, वो डिक्रीज हुआ है। तो जब कोई एसेट डिक्रीज होता है उसको क्रेडिट करते हैं, इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दीजिए। इन्वेंट्री को आप किसी अमाउंट से क्रेडिट कर दीजिए, मिसाल के तौर पर 300 जो है आपका इन्वेंट्री था, तो अब आपका जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो गया। ये ट्रांजैक्शंस होती हैं। फिर उसके बाद मिसाल के तौर पे आपने अपने सप्लायर को पे किया जिससे आप आइटम्स खरीदते हैं। पे करने का मतलब ये कि आप कैश पे कर रहे हैं, कैश आपके अकाउंट से जाएगा। कैश इज एन एसेट। जब एसेट डिक्रीज होता है तो उसको क्या करते हैं? कैश इज एन एसेट, व्हेन एसेट इज डिक्रीज इट इज क्रेडिटेड। कैश चला गया, क्रेडिट कर देंगे, और उसके अगेंस्ट में आपका अकाउंट्स पेएबल एक लायबिलिटी है, वो डिक्रीज हुई है, लायबिलिटी डिक्रीज होने से डेबिट कर दें। ठीक है, वो कितना था ऊपर अमाउंट? वो था 50,000 था, तो 50,000 ही कर दूंगा। तो ये ट्रांजैक्शंस हैं जो आप करते हैं परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में जब हर दफ़ा आप सेल करते हैं, हर दफ़ा आप डेबिट क्रेडिट कर देते हैं, हर दफ़ा एंट्री पास कर देते हैं। लेकिन पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में आप ये नहीं करते। वजह उसकी ये है कि आपका अगर रिटेल का आउटलेट है, उसके अंदर 20,000 आइटम्स हैं, तो आप हर दफ़ा कोक की बॉटल को डेबिट कर रहे होंगे, क्रेडिट कर रहे होंगे, एक कन्फ्यूजन हो जाए। 20,000 आइटम है, एक दिन में आपके 50,000 आइटम बिकते हैं, सबको आप डेबिट क्रेडिट करें। तो कंप्यूटर से अब मुमकिन है, कर सकते हैं आप, लेकिन ये कि नहीं कर रहे हैं अगर आप, तो पीरियोडिक सिस्टम कर लें आप। पीरियोडिक सिस्टम में क्या करते हैं कि साल में एक दफ़ा इन्वेंट्री लेते हैं, पूरे फिजिकल इन्वेंट्री लेते हैं, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करते हैं। उसके लिए बाद औक़ात एक दिन के लिए शॉप को बंद भी करते हैं ताकि वो फिजिकल इन्वेंट्री सही से काउंट कर सकें। तो फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करके एक दफ़ा वो कैलकुलेट करते हैं पूरे साल के एंड पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, साल के एंड पे, महीने के एंड पे, क्वार्टर के एंड पे कर सकते हैं। तो परपेचुअल का तरीका, पीरियोडिक का तरीका क्या होता है? आप पीरियोडिक लिख दीजिए, नीचे नीचे आ जाइए, इसको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, आप नीचे आ जाइए, पीरियोडिक लिख दीजिए, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपके इन्वेंट्री की वैल्यू ज़्यादा नहीं है और बहुत सारे आइटम्स हैं, छोटे छोटे वैल्यू से 50 रुपए का है, कोई 10 रुपए का, कोई 20 रुपए का, तो वहाँ पे आपका पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम सूट करता है। उसमें उसका तरीकाकार बहुत सिंपल है कि आप बिगनिंग ऑफ द पीरियड के इन्वेंट्री लिखते हैं कि बिगनिंग इन्वेंट्री कितनी है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। बिगनिंग इन्वेंट्री क्या है आपकी? बिगनिंग इन्वेंट्री लिख दीजिए, यानी जब आपने साल शुरू किया, 1 जुलाई को साल शुरू किया, उस वक्त आपके पास कितनी इन्वेंट्री, और 30 जून को चूंकि आपने क्लोजिंग की है, तो 30 जून को आपने इन्वेंट्री काउंट किया, वही इन्वेंट्री आपकी बिगनिंग इन्वेंट्री होगी। ठीक है, ये इन्वेंट्री की बिगनिंग हो गई। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, पूरे साल परचेजेस करते रखते हैं अपनी इन्वेंट्री से। कभी कोल खरीद लिया, कभी आपने पल्सेस खरीद लिए, कभी आपने कोई और चीज़ें खरीद ली, तो परचेजेस पूरे साल करते रहते हैं। तो उस इन्वेंट्री में परचेजेस को ऐड कर दीजिए, परचेजेस को ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये वो गुड्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल है सेल के लिए फॉर द ईयर। ठीक है, इतने मिसाल के तौर पर पीरियोडिक इन्वेंट्री में 12,000 आपकी इन्वेंट्री थी बिगनिंग ऑफ द ईयर में, और 132,000 के आपने परचेजेस किए हैं, तो ये 144,000 आ गया। फिर आप क्या करेंगे, जैसे पिछले साल के एंड के ऊपर आपने सारी इन्वेंट्री को फिजिकल काउंट किया था कि कोक की इतनी बोतलें हैं और पेप्सी की इतनी बोतलें हैं, अब वो फिजिकल काउंट आप फिर करेंगे।
और वो आप करेंगे फिजिकल काउंट करने के बाद आप देखेंगे कि एंडिंग इन्वेंट्री क्या बची। एंडिंग इन्वेंट्री लिखो, एंडिंग इन्वेंट्री। तो एंडिंग इन्वेंट्री फॉर एग्जाम्पल बच गए आपके पास 30,000, 30,000 आपने काउंट किया, 30,000 की इन्वेंट्री बच गई। अब पूरे साल के लिए आपके पास 144,000 के आइटम्स थे बेचने के लिए, लेकिन आपने कितने सेल किया है? 114,000, क्योंकि 30,000 तो रह गया ना सेल होने से। 144,000 आपका टोटल था, 30,000 रह गया है, 114,000 आपके पास ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पीरियड के एंड पे कैलकुलेट करते हैं, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। और उसको एक ही दफा एंट्री पास करते हैं इसकी, जब आप पीरियड एंड कर रहे होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो आप क्या करेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चूंकि एक्सपेंस है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करेंगे और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे, क्यों इन्वेंट्री चला गया है। मतलब वो आपके बुक में इसको ट्रीटमेंट इस तरह की है कि भाई बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, तो इन्वेंट्री डेबिट किया है और बिगिनिंग इन्वेंट्री परचेजेस को क्रेडिट किया है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली नेट इफेक्ट क्या हो रहा है कि जनाब, वो आप देखिएगा, वो मैंने एक दफ़ा एक्सप्लेन किया है आपको कि इसको आप एंट्री कैसे करेंगे कि आपकी जो सेल हुई है ना $114,000 की, इसका मतलब ये हुआ कि आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट होगा 114,000 और इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगा 114,000। तो भाई सिद्धरा, तुमको इस पर यकीन नहीं है क्या? गलत समझा रहा हूँ? तो वो आपको जवाब ही नहीं दे पाएंगी कि वो बेचारी वो टाइपिंग कर रही हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो गया, इन्वेंट्री क्रेडिट हो गया। तो पीरियड में 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद ये एक दफा। अच्छा, फिर फर्ज कीजिए कि जब आपने इन्वेंट्री को देखा तो आपने देखा कि $2,000 की इन्वेंट्री कम है, ये इन्वेंट्री श्रिंकेज है या इन्वेंट्री लॉस है, तो उसको हम कहाँ पे चार्ज कर लेते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही चार्ज कर लेते हैं। तो भाई ये भी एक एक्सपेंस ही है, एक तरह का थेफ्ट हो गया, स्पॉइल हो गया, तो ये भी एक तरह का डैमेज है, लॉस है, एक्सपेंस है, तो उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही चार्ज कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2000 डेबिट और इतना ही इन्वेंट्री क्रेडिट कर देंगे। उससे क्या हुआ कि हमने आइटम में से इतना इन्वेंट्री कम कर दिया। आमतौर पे फिजिकल काउंट में इन्वेंट्री के आइटम्स कम ही पाए जाते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल सेम आइटम पाए जाएं या ज़्यादा आइटम्स पाए जाएं। कोई इरोनियस किस्म का मिस्टेक हो तो ऐसा हो सकता है, वरना आमतौर पे इन्वेंट्री श्रिंक होती है, उसको कहते हैं इन्वेंट्री श्रिंकेज। उसको चार्ज करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। एक्चुअली तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है 114,000 है, लेकिन चूंकि $2,000 का आपका इन्वेंट्री श्रिंक हुआ है, वो भी आप उसमें ऐड कर देते हैं 100, तो वो एक्चुअली आपका हो जाता है 116,000। तो बाकी जो है वो आप इन्वेंट्री और परचेजेस का डेबिट क्रेडिट जो आप सप्लायर के साथ करते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं, उसके अंदर कोई डिफरेंट तरीका नहीं है। 2 ही मेथड है और 2 मेथड्स में से आपको ये यहाँ पे एक मेथड को बड़ा पूरे प्यार से उन्होंने एक ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करके बता दिया है। तो आपको अल्लाह ताला तौफीक दे, उसके ऊपर नज़र डालिएगा तो चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये देखो, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट किया है, इन्वेंट्री क्रेडिट किया है। ये जो फिजिकल काउंट करने के बाद आपकी इन्वेंट्री कम हुई है, तो उसको उन्होंने अकाउंट फॉर कर लिया। और ये कहाँ चार्ज करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चार्ज। पीरियोडिक का भी आपको बता दिया है, ये पीरियोडिक की कैलकुलेशन है, कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
इसको ज़रा सा देख लीजिएगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, यू विल अंडरस्टैंड दिस। क्लोजिंग का प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही है जैसे चैप्टर 5 में क्लोजिंग का प्रोसेस है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है कि वो कॉस्ट ऑफ सोल्ड में क्लोज कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक तरह का एक्सपेंस अकाउंट है, और क्लोज करके जो बैलेंस है वो इन्वेंट्री में ले गए, और इन्वेंट्री में इसलिए लिए गए हैं कि इन्वेंट्री के बैलेंस शीट का आइटम वो रहता है। सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। अच्छा चलो ठीक है। स्क्रीन तो उसकी शो हो रही है, सिद्रा की। सिद्रा अब आप स्क्रीन बंद कर दीजिए, जरूरत नहीं है, थैंक यू। आप बंद करेंगी तो मैं इसको शो कर सकूँगा, थैंक यू। ये देखिए क्लोजिंग बिल्कुल उसी तरीके से हो रही है जैसे वहां पे क्लोजिंग हो रही थी। इनकम स्टेटमेंट के सारे चीज़ों को आप क्लोज करते हैं ईयर एंड पे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जितना बैलेंस है 144,000, वो आपने देखें कि 144,000 को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में लिखा, डेबिट किया, और 12,000 बच गया है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से, वो आप इन्वेंट्री में ले गए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्लोज हो गया है और इन्वेंट्री में 12,000 बच गया। ये इन्वेंट्री का आइटम आप ले जाएंगे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो इन्वेंट्री में ईयर एंड पे 12,000 शो करेंगे। यहाँ पे एक सिचुएशन शो किया है इन्होंने कि कंप्यूटर्स ये खरीद रहे हैं और उसके ऊपर 210 नेट 30 की कंडीशन है। ये आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, 2/10 N/30, इसको कहते हैं 210 नेट 30। ये बाज जो होते हैं अमेरिकन खास तौर पे अपने इनवॉइस पे इस तरह लिख देते हैं, पाकिस्तान में भी इसका ट्रेंड है कि जनाब अगर आप 10 दिन में पेमेंट कर रहे हैं तो यू विल एंजॉय 2% डिस्काउंट, आप 2% कम पे कर दीजिएगा, और अगर 10 दिन के बाद पे कर रहे हैं तो 30 डेज में बराए मेहरबानी पे कर दीजिएगा, तो नेट अमाउंट पे कीजिए। तो उन्होंने $10,000 की इनवॉइस दी है, लेकिन उन्होंने कहा आप 2% अवेल कर सकते हैं। अगर वो 2% अवेल करते हैं तो एक्चुअली तो उनको इन्वेंट्री 9,800 की पड़ी, तो इसलिए उन्होंने इन्वेंट्री 9,800 लिखा और अकाउंट्स पेएबल 9,800 कर दिया। अब वो अगर उसको विद इन टाइम पे करते हैं तो क्या हो जाएगा, अकाउंट्स पेएबल डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा 9,800। टाइम पे नहीं करते तो उन्हें $10,000 पे करना पड़ेगा। कैश $10,000 रिकॉर्ड करेंगे और परचेज डिस्काउंट लॉस को रिकॉर्ड करेंगे कि जनाब $200 का परचेज डिस्काउंट लॉस हुआ है, जो कि आमतौर पे अकाउंटिंग वाले रिकॉर्ड नहीं करते। तो इस तरीके से ये पता चल जाता है पूरे साल के एंड में परचेज डिस्काउंट लॉस का एक सब्सिडी रिलेटेड जब आप बनाते हैं कि पूरे साल में आपने परचेज डिस्काउंट कितना लॉस किया है, दैट हेल्प्स यू इन इवैल्यूएशन। तो ये एक ऐसी सूरत है जिसके अंदर आपको डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, लेकिन कंडीशनल डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। कंडीशनल डिस्काउंट अवेल करते हैं तो ऊपर वाली एंट्री है, अवेल नहीं करते हैं तो नीचे वाली एंट्री है। फिर ये भी कर सकते हैं कि आप ग्रॉस प्राइस पे उसको रिकॉर्ड कर दें और जो है वो उसको इस तरह से एंटर कर लें। ये भी तरीका है कि आपको जब उसने उसने अपना इनवॉइस भेज दिया है और इन्वेंट्री आपके पास आ गई है तो इन्वेंट्री इज एन एसेट, इन्वेंट्री आपने डेबिट कर दिया और आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई, अकाउंट पेएबल वो आपने क्रेडिट कर दिया। फिर जब आप अगर उसको टाइम पे कर देते हैं तो 9,800 पे करेंगे,
तो कैश गया आपका 9800 और परचेज डिस्काउंट जो आपने लिया है 200 वो आप क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह 10,000 का ब्रेकअप शो कर देते और आपको एंड में इवेल्युएशन में आसानी होती है कि कितना डिस्काउंट आपने अवेल किया है। तो ये भी एक तरीका है इसको रिकॉर्ड करने का। उसमें क्या है, फुल ग्रॉस अमाउंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं और ऊपर वाले में नेट अमाउंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं 9800। और डिस्काउंट नहीं ले रहे तो परचेज डिस्काउंट लॉस्ट हो जाएगा, और डिस्काउंट ले रहे हैं तो सीधा सीधा अकाउंट्स पेएबल, डेबिट, कैश, क्रेडिट। फिर उसके बाद रिटर्न्स भी होते हैं। जब आप खरीदते हैं तो चीज़ें वापस भी करते हैं। वापस करने का मतलब है कि आपका इन्वेंट्री नीचे चला गया, इन्वेंट्री इज एन एसेट, वो डिक्रीज हुआ है, क्रेडिट कर दिया, और अकाउंट्स पेएबल उतने अमाउंट से डेबिट कर दिया। मतलब ये कि अब इतने पैसे आप कम देंगे उसको। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ परचेजेस को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही इंक्लूड करते हैं, तो वो फिर उतनी प्राइस उसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जनाब जब कोई कंपनी किसी को सेल डिस्काउंट देती है तो वो सेल डिस्काउंट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो जब इनकम स्टेटमेंट आपने बनाया तो रेवेन्यू इतना लिया आपने, रेवेन्यू में सेल्स आ गया और लेस जो आपके रिटर्न्स हुए हैं कस्टमर वापस भी करते हैं वो माइनस करेंगे, जो आपने डिस्काउंट दिया वो भी माइनस करेंगे, तो आपका एक्चुअली नेट सेल्स हो गया 900,000। तो यही सब है। और क्या यार तुम लोग को क्या मसला है, नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों को? डिलीवरी एक्सपेंसेस को भी आप कर सकते हैं इसके अंदर। डेबिट क्रेडिट के आपको इसके अंदर बता दिया। एथिक्स फ्रॉड में आपको एथिक्स फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कुछ चीज़ें बता दी हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज के लिए मेरी तरफ से ये काफ़ी है। अभी इसके एक्सरसाइज आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। इस सब्जेक्ट के अंदर 20 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट है और 20 मार्क्स का आपका मिड टर्म है, और कोई चीज़ इसीलिए एक्स्ट्रा मैं नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग उसको अच्छी तरीके से कर लें। और दूसरी बात ये कि आई विल टेक क्लास ऑन वेंसडे 6 o'clock, ठीक है। और फिर सब गायब हो जाते हो, आधी स्ट्रेंथ रह जाती है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं इन लोगों का क्या करूँ, पकड़ के मारने की जरूरत है। कोई है ही नहीं, सब गायब हो गए। रुताबा और अतीबा में से एक होती है, गायब हो जाती है। नहीं सर, ठीक है। सो हमारा एग्जाम 22 को होगा, राइट? अगर आप सब लोग इसके ऊपर मुतफिक हो जाते हैं, क्योंकि कोई मोमिन उठ के इतराफ़ कर दे तो मैं खामखा काफिर कहलाऊंगा। तो इसलिए 22 आफ्टर रमजान और अभी ये आप लोग डिसाइड कीजिए। अगर बिफोर रमजान चाहते हैं हम परफेक्टली ओके। बिफोर रमजान आई थिंक बेहतर है। आप पूछ लें अभी क्लास में ही सबसे क्या कहते हैं सब। किसी को इतराज है कि भाई रमजान से एक हफ्ते, ईद से एक हफ्ते पहले एग्जाम ले लें? किसी को इतराज है? हेलो, ईद से पहले मतलब ये देखो ये मुसलमान आ गई ना, ये हाँ तुम्हें इतराज है? सर मेजॉरिटी से भूख इतनी लगती है कि दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है सर। और ईद की छुट्टियों में आराम से प्रिपेयर कर लेंगे ऑफिस। ये सही बोल रही है सर। कौन बोल रहा है? ये मुतावा सही बोल रही है। ये तुम्हारी पार्टी की है। तुम लोग ऐसा करो, ग्रुप में डिस्कस कर लो, मेरे पास फालतू दिमाग नहीं है यार। कायनात है, मैं बिल्कुल सॉरी माजरत के साथ यार, रोजा रख के बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता। मैं जो हूं ना